नमस्कार साथियों, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा क्लास है वो 72वीं बीपीएससी को लेकर के स्ट्रेटेजी क्लास है। और आज का क्लास सिर्फ पढ़ाई का क्लास नहीं है, बल्कि अब आपके सपनों को सही दिशा देने के लिए आज का क्लास है। बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, जो प्रारंभिक परीक्षा है 72वीं प्रारंभिक परीक्षा है, उसकी तैयारी कैसे करें, किन किताबों से अध्ययन करें, अध्ययन कैसे करें, अध्ययन कितने घंटे करें, किस तरह से जो हमारा सेल्फ स्टडी है उसको कैसे रखें। तो इन तमाम विषयों पर आज का हमारा क्लास है, जिसके अंतर्गत जो छात्र अभी 72वीं बीपीएससी के एप्लीकेंट बनने जा रहे हैं, जो बिल्कुल नए हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारा प्लानिंग के साथ क्या पढ़ना चाहिए, इन सब के साथ। तो शुरुआत सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देख लीजिए आज का जो हमारा है कि बीपीएससी पीटी मास्टर प्लान रोड मैप। आज हम लोग एक रोड मैप तैयार करेंगे। देखिए साथियों, किसी भी युद्ध आप समझिए कि यह एक तैयारी नहीं बल्कि यह एक मिशन है। और ये कुछ मिशन इस तरह से है कि आप किसी युद्ध पर निकल रहे हैं और उस युद्ध में सफलता कैसे मिले। तो सबसे पहला चीज होता है कि यदि युद्ध हो या आपका लक्ष्य हो, सही रणनीति और सही योजना और अनुशासन के साथ यदि आप उस पर कार्य करते हैं तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से सफलता आपका कदम चूमेगी। तो हम लोग हर एक विषय पे बात करेंगे। ये बीपीएससी पीटी का मास्टर रोड मैप है, जिसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। ठीक है, वैसे छात्र जो बिल्कुल नए हैं, जो अभी तैयारी शुरू करेंगे, और वैसे छात्र जो पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको प्रारंभिक परीक्षा में अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो इन तमाम चीजों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए देखिए रोड मैप में। साथियों, सबसे पहले जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि आप अपने सिलेबस को और परीक्षा के पैटर्न को समझें। पहला ही कंडीशन होता है कि जिस किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के सिलेबस से आप पूर्व परिचित हों और साथ ही साथ परीक्षा के पैटर्न की सही जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप सही योजनागत तरीके से सही रणनीति बना पाने में सक्षम होते हैं। और यदि अनुशासन के साथ कड़ी मेहनत किया जाए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहला काम, जो लोग भी नए हैं, जो अभी तैयारी, और हम पक्के यकीन से कह सकते हैं कि जो बच्चे पूर्व से भी तैयारी कर रहे हैं, उनमें से भी कईयों को बीपीएससी का सिलेबस नहीं पता होगा। वो पता होगा कि बीपीएससी में पूछता क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, ये पता होगा। लेकिन जो सबसे आवश्यक चीज है, जो पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है, वो पहला कदम होना चाहिए कि आपको बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम से परिचित होना चाहिए। अर्थात शुरुआत कहां से करेंगे? सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। पहला काम, सिलेबस बहुत अनिवार्य है। सिलेबस देखने से आपको क्या पता चलेगा कि पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है ये कैसे पता चलेगा? तो सिलेबस देखने से पता चलेगा। दूसरा है कि परीक्षा के पैटर्न को समझना। ठीक है, तो परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो इससे आपको परीक्षा का पैटर्न समझ में आएगा। परीक्षा के पैटर्न से मतलब है कि पूछता क्या है और पूछता कैसे है। तो देखिए, सिलेबस से आपको पाठ्यक्रम से पता क्या चलता है
कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, ये कौन बताएगा, सिलेबस बताएगा। और दूसरा है, दूसरा है कि पी वाई क्यू, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तो आपका परीक्षा का पैटर्न समझ में आता है। तो क्या पता चलता है कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है, ये तो सिलेबस से पता चलेगा और प्रीवियस ईयर से पता चलेगा पढ़ना कैसे है। ये दो चीज जरूर करेंगे। शुरुआत में आप 2-3 दिन फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और पहला आप 5 दिन लगे, 2 से 3 दिन में भी कई बच्चे कर लेंगे, किसी को 5 दिन लग सकता है। लेकिन आप सबसे पहला काम करें कि सिलेबस आपको जुबानी याद रहना चाहिए। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, तो फिर एंशिएंट में क्या पूछता है, मॉडर्न मेडिवल में क्या पूछता है, मॉडर्न में क्या पूछता है, एकदम शब्दशः याद होने चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, देखना है, अभी सॉल्व नहीं करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्लियर हो जाएगा, तो सिलेबस तो अब पता है, अब आपको जुबानी आपका पाठ्यक्रम याद है, तो जैसे ही पी वाई क्यू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा विषय इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा, तो पिछले 5-10 साल के प्रश्न को का यदि आप अवलोकन करेंगे तो एक चीज जो स्पष्ट हो जाएगा कि अधिकतम सवाल किस विषय से पूछे जाते हैं, ये पी वाई क्यू से पता चलेगा बच्चों। और दूसरा कि कौन सा चैप्टर, किस विषय का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पी वाई क्यू से पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री में 1800, मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज जब आपको पता चल जाए कि कौन सा विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पी वाई क्यू से पता चलेगा। और पी वाई क्यू से ही पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे निरंतर सवाल पूछे जाते हैं, तो आप वहां फोकस कर पाएंगे। बस सीधा की कोचिंग कर लिए, कुछ भी किताब खरीद लिए, पढ़ लिए, इससे आपको सफलता जल्दी नहीं मिलने वाली है। इससे आपका समय भी नष्ट होगा, समय के साथ साथ यानी कि धन भी, समय भी, परिश्रम भी और परिणाम भी बिल्कुल आपके विपरीत आने जा रहा है। आप देखे होंगे कि आप स्मार्ट स्टडी करें, कई बच्चे सिर्फ इस बात से संतुष्ट होते हैं कि वो 10 घंटा पढ़ लिए हैं, 15 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं। सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण है कि 12 और 10 घंटा पढ़ने वाले घर वापसी कर लिए हैं। सही रणनीति के अभाव में, सही योजना के अभाव में और अनुशासनहीनता के कारण परिणाम उनके प्रतिकूल होता है। आप ये गलती मत करना। अभी बहुत सारे लोग आएंगे, लेक्चर देंगे, अपना प्रचार करेंगे, आपको एकदम बड़ा बड़ा सपना दिखाएंगे। याद रखिए, शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, परिश्रम आपको करना है। शिक्षक तो परिश्रम करता ही करता है, लेकिन वो शिक्षक का भी परिश्रम परिणाम में कब बदलेगा, जब आप परिश्रम करेंगे। तो यहां पी वाई क्यू से क्या स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस विषय से ज्यादा अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, नंबर 1। दूसरा कि किस विषय का कौन सा चैप्टर है जिस पे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
दो बात PYQ से क्लियर हो जाएगा। और तीसरा अहम चीज कि प्रश्न का पैटर्न कैसा होता है। जैसे आप देखे होंगे कि प्रश्न का जो प्रकार है वो अलग अलग प्रकार का है। जैसे कई प्रश्न होगा सुमेलित कीजिए, है ना, मैचिंग टेस्ट जिसको कहते हैं। कई प्रश्न होगा कथन और कारण वाला होगा, जिसको एसर्शन एंड रीजनिंग कहते हैं। कई होगा ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त में से सभी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, या फिर विकल्प दिया होगा कि ए दे दिया, बोला एक और दो सही, एक दो तीन सही। तो इसको बोलते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आप पकड़ेंगे? और जब आप PYQ करेंगे पिछले 10 वर्ष का कर लेना, 5 वर्ष नहीं, ये कम समय की वजह से हम 5 वर्ष बता रहे हैं, लेकिन आप पिछले 10 वर्ष के प्रश्नों का अवलोकन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना कैसे है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 PYQ के फायदे बता रहे हैं, पढ़ना कैसे है ये पता चल जाएगा। दूसरा कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ये पता चल जाएगा। तीसरा किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये पता चल जाएगा। चौथा कि प्रश्न की प्रकृति कैसी है, नेचर। जैसे अभी बोले ना कि सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न होगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, विकल्प दिया रहेगा, कूट दिया रहेगा कि एक दो तीन सही, केवल एक सही। इसको बोलते हैं प्रश्न की प्रकृति। कथन और कारण से जुड़े हुए सवाल होंगे। तो देख लीजिए, सिर्फ ये दो काम करने से आप सही रणनीति बना पाएंगे। बहुत बच्चा, ये भीड़, दिल्ली चले जाओ UPSC हो जाएगा, पटना चले जाओ BPSC हो जाएगा। हम कहते हैं भाई दरभंगा चले आओ BPSC हो जाएगा। समझ गए? ये कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी आप आ जाओ, सभी स्ट्रेटेजी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, आपको उस तरह से वर्क कराया जाएगा। समझ पा रहे हैं? हम लोग वो शिक्षक हैं, रील वाले नहीं, रियल वाले टीचर हैं। ये अलग बात है कि सैकड़ों बच्चा यहाँ से सफल हुए, लेकिन क्रेडिट दिल्ली और पटना बैठे शिक्षकों को चला जाता है। वो 10 बच्चा को ले आया, बोले 150 रिजल्ट हो गया, 500 रिजल्ट हो गया। तो भाई आप यही देख देख करके फंसते रहे। हमको कुछ नहीं करना है, कहना है बस इस, आप कहीं भी पढ़ें इस रणनीति के साथ पढ़ें, खुद योजनाबद्ध तरीके से तैयारी की शुरुआत करें, सही रणनीति के साथ, सही मार्गदर्शन में, और पूरे अनुशासन के साथ परिश्रम करेंगे। उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद ये हो गया, विश्लेषण करें और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान हो जाएगी। अब है कि जब आप सिलेबस और परीक्षा पैटर्न, सिलेबस आप देख लीजिए, BPSC के साइट पे सिलेबस दिया हुआ है, आप वहां से गूगल से कहीं से भी सिलेबस निकाल सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इन चीजों को करना ना भूलें जो बोल चुके हैं। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न जब आपको समझ में आ जाएगा तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए, स्रोत क्या होना चाहिए। स्रोत मतलब कि हम इस जो सिलेबस में मेंशन चैप्टर हैं उस चैप्टर को किस किताब से पढ़ें, किस किताब से पढ़ें। तो देख लीजिए, पाठ्यक्रम में मेंशन होगा, इतिहास होगा, भूगोल होगा, विज्ञान होगा, संविधान और राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और बिहार विशेष, करेंट अफेयर्स, गणित और रीजनिंग। इसका वेट बहुत कम है, 10 ही प्रश्न BPSC में मैथ एंड रीजनिंग से पूछे जाते हैं। लेकिन सवाल है कि स्रोत क्या होना चाहिए। स्रोत का मतलब है बच्चों कि हम किस किताब के सहारे इन ये जो विषय दिया हुआ है और इस विषय के अंतर्गत जो BPSC ने पाठ्यक्रम निर्धारित, जो BPSC के द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसके लिए उपयुक्त स्रोत का चयन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाजार में हजारों बुक्स हैं,
ऑनलाइन ऑफलाइन हजारों कोचिंग है और हर कोचिंग का दावा भी 100% है कि मेरा नोट्स, मेरा प्रैक्टिस सेट, मतलब सब कुछ वो आपको करवा देता है। हम फैसला आप पे छोड़ते हैं, आप सही मार्गदर्शन में तैयारी करना है ना, और लगे कि ये टीचर सही बोल रहा है तो एक बार हम दरभंगा में हैं, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी, जरूर आइए और तब आप देखेंगे कि क्या सचमुच इस तरह से पढ़ाया जाता है। अब स्रोत, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कौन सा किताब खरीदे। मार्केट में एक से एक पब्लिकेशन है, कुछ लाल रंग का, कुछ पीला रंग का, कुछ हरा रंग का, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन में हर कोचिंग ये कहेगा मेरा नोट्स पढ़ो हो जाएगा, हर पब्लिकेशन दावा करेगा मेरे किताब से हो जाएगा, और तो और बच्चा खुद भी देखता है कि इतना सारा बीपीएससी का मटेरियल है तो एक साथ 10-20 किताब खरीद लिया, बस यहीं पर गलती हो जाता है। आप बहुत पढ़ने लगते हैं, यहीं से आप कठिन परिश्रम के साथ साथ आप असफलता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। स्रोत में हम ये कहेंगे कि जो रिसोर्सेज है, जो आपके सिलेबस को कवर करे, हर विषय पर आप 1 या 2 किताब को ही सिलेक्ट करें, 1 से 2 बुक, निरंतर उसको पढ़ते रहें, लगातार उसी का अध्ययन करें, 1 से 2 बुक। हम बुक लिस्ट पे भी बात करेंगे। तो सिलेबस में इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, बिहार विशेष, करंट अफेयर्स, मैथ एंड रीजनिंग है। आइए, सबसे जो आवश्यक समस्या क्या है पता है बच्चों? आप दिल्ली 5 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, पटना 5 साल से रह रहे हैं, और बच्चा एक प्रीलिम्स तक क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, एक पीटी तक नहीं क्वालिफाई कर रहा है। उसके पास हर किताब है, हर पब्लिकेशन, हर कोचिंग का नोट्स, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रहा है। पहला गलती कि वो जो पाठ्यक्रम का ज्ञान नहीं है, परीक्षा के पैटर्न का ज्ञान नहीं है, और कंफ्यूजन में स्रोत स्पष्ट नहीं है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। यदि आप चाहते हैं कि मजबूत नींव बनाए, खास करके उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं, उनके लिए जरूर ये सलाह है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये कक्षा 6 to 12 हिस्ट्री कर लीजिए, 6 to 12 ज्योग्राफी कर लीजिए, और 9 to 12 पॉलिटी का कर लीजिए, और साइंस का केवल 6 to 10 तक का कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ 6 to 10 तक का। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, एनसीईआरटी का एकदम किताब खरीद के अध्ययन करिए, या एनसीईआरटी का ऐप भी है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 1 से लेके 12 तक का सभी बुक्स अवेलेबल होंगे, और हम एनसीईआरटी का स्पेशली क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे अभी बिगनर्स हैं, जो इंटर कर चुके हैं, इंटर पास कर लिए हैं, वैसे बच्चे जो भविष्य में यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे एनसीईआरटी के बैच से जुड़िए, ऑफलाइन क्लास में आकर के जुड़िए, और ये तमाम सब्जेक्ट जो है हम लोग उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, और तब आप देखें कि एक मजबूत नींव। दोस्तों, सिविल सर्विसेज राज्य, यदि राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो राज्य का सर्वोच्च पद इसके जरिए प्राप्त होता है, सर्वोच्च पद।
तो आप समझ लीजिए कि आपसे क्या अपेक्षा रखेगा आयोग। यूपीएससी भारत के लिए, भारत सरकार के अधीन सर्वोच्च पद के लिए चयन यूपीएससी के जरिए होता है। राज्य सरकार के अधीन सर्वोच्च पद के लिए चयन बीपीएससी के जरिए होता है। तो आपकी जब इमारत बहुत बड़ा बनाना है तो नींव भी बहुत मजबूत होना चाहिए। तो वैसे बच्चों के लिए ये सलाह है जो अपना शुरुआत अभी करने वाले हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी से करिए। एक मजबूत नींव तैयार करिए और कक्षा 6 से जब आप किसी चीज को पढ़ेंगे तो जैसे जैसे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा तो ऊपरी कक्षा के किताब भी आपको आसान लगने लगेंगे। और ऐसा कोई विषय जिसमें आपको मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक हो, जैसे साइंस के बच्चों को ज्योग्राफी या पॉलिटी या हिस्ट्री ये ठीक से समझ में नहीं आता है, तो उनको इसको ठीक से समझने के लिए उनको नीचे स्तर के जो निचले स्तर की कक्षा की किताबें पढ़नी चाहिए। और राज्य लोक सेवा आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, इन सब में जो प्रश्न तैयार किया जाता है उसका आधार एनसीईआरटी ही होता है। इसलिए एनसीईआरटी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, मजबूत नींव, और जो क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होगा वो पीटी के लिए और मेंस के लिए दोनों की तैयारी आपका एनसीईआरटी से हो जाएगा, और साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिगनर्स, जो बच्चे अभी इंटर से ही अपना लक्ष्य बना लिए हैं वो जरूर एनसीईआरटी से शुरुआत करिए। और जो दरभंगा से बिलोंग करते हैं वो जरूर कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी में आइए, एक मौका दीजिए। आपका बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे, उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे, ये आपसे वादा है। इसके अलावे जो बिहार विशेष है, बिहार विशेष पे जरूर फोकस करें। देखिए, जो स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है ना, इकोनॉमिक्स है, इस पे लगभग तमाम बच्चों की तैयारी एक जैसी होती है। हर बच्चे स्टैटिक जीके पे अच्छा पकड़ रखते हैं, लेकिन जैसे ही प्रश्न बिहार स्पेशल से, बिहार विशेष से पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स से पूछा जाता है, तो वो आपको आके हम लोगों को जरूर कहते हैं कि सर करेंट अफेयर बहुत टफ था, बिहार से बहुत टफ प्रश्न है। देखिए, कोई प्रश्न टफ यानी कठिन तब होता है जब हम उन तथ्यों से परिचित नहीं होते हैं। क्योंकि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इतने बार पढ़े होते हैं कि उसके प्रश्न आपको आसान लगते हैं। लेकिन करेंट अफेयर आप क्या करते हैं, एक वार्षिकांक खरीद लेते हैं और बस उसी को एक बार देख लो, हो जाएगा करेंट। तो तथ्य पे आपकी पकड़ मजबूत नहीं होती है, यही वजह है कि आप वहां चूक जाते हैं। और यही बिहार स्पेशल, बिहार विशेष में भी यही गलती बच्चे करते हैं कि बिहार विशेष का अध्ययन निरंतरता के साथ नहीं करते हैं। जब एग्जाम होने वाला होता है तभी बच्चे को आप देखेंगे कि चलो बिहार स्पेशल पढ़ लो, नहीं। आपको जिस तरह से आप स्टैटिक जीके की तैयारी कर रहे हैं, है ना, 1 साल कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, तो बिहार स्पेशल भी उसी प्रकार से आपको पढ़ना होगा जिस तरह से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी के अधिकांश प्रश्न पीटी या मेंस में जो पूछा जाता है वो राज्य के इतिहास से, राज्य के भूगोल से, राज्य के राज व्यवस्था से संबंधित होते हैं, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। तो बिहार विशेष के लिए आप बिहार का इतिहास और प्रमुख आंदोलन, नदियां, सिंचाई परियोजना, बिहार की कला और संस्कृति, बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सब पे अपना पकड़ जरूर मजबूत करेंगे। क्योंकि बीपीएससी में
25 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिहार विशेष से पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो काउंट किए 15 ही प्रश्न था सर। नहीं, जिस प्रश्न को आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी का प्रश्न मानते हैं, दरअसल वह बिहार के इतिहास का प्रश्न होता है, बिहार के भूगोल का प्रश्न होता है। जैसे यदि बिहार की नदियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बिहार के विधानमंडल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बिहार के कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बिहार के करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सब बिहार विशेष का हिस्सा होता है। तो बिहार विशेष सबसे महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। आगे हम बुक लिस्ट की भी बात करेंगे, बुक लिस्ट की भी बात करेंगे। अब एक चीज है कि दैनिक टाइम टेबल, है ना, हम टाइम टेबल भी बना के लाए हैं आपके लिए कि कैसे पढ़ें, कब पढ़ें और कब क्या पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे दैनिक टाइम टेबल आप बना लीजिए, ठीक है, कि सुबह दिनचर्या जो है आप पढ़ाई की शुरुआत 6 बजे से करिए। देखिए हम यहाँ टाइम टेबल के जरिए, देखिए सुबह 6 से लेकर के 11 बजे तक का एक शिफ्ट दीजिए, मध्य समय में 11:30 से लेकर के 1 बजे तक का समय दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप देख लें कि फिर 11:30 से 1 बजे तक, ठीक है। पहले देख लीजिए सुबह क्या पढ़े। अमूमन ये होता है कि बच्चे मॉर्निंग की शुरुआत या तो किसी न्यूज़पेपर से करते हैं कि चलो पहले न्यूज़पेपर देख लें, ठीक है। मेरा ये कहना है कि आप जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो सबसे पहला ये देखिए दोस्तों, यहीं पर आपको अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन का मतलब है कि ये जो टाइम टेबल है इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है 1 दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, नहीं, इस रूटीन को एकदम हठ धर्मिता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ इसका पालन करना है, तभी आप सफलता तक पहुंच पाएंगे। सुबह 6 से 8 के बीच जो विषय आपको सबसे कठिन लगे, चाहे वो पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो, जो विषय आपको कठिन लगता है पहले आप उसको पढ़ना शुरू करें, शुरुआत आप उससे करें। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सुबह के समय में व्यक्ति का दिमाग एकदम फ्रेश होता है, फ्रेश होता है। तो उस समय जब आप कठिन विषय पढ़ेंगे तो आपका मस्तिष्क उस दबाव को झेलने में सक्षम होगा। तो 6 से 8 के बीच जो भी कठिन विषय है उसकी शुरुआत कर दीजिए। फिर 9 से 11 के बीच, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पॉलिटी और हिस्ट्री को कठिन विषय के रूप में मान लिए हैं तो हम वहां मेंशन कर दिए हैं। 9 से 11 के बीच ज्योग्राफी देख लीजिए या इकोनॉमी कोई एक देख लीजिए, मानचित्र और डेटा पर फोकस करिए। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में आपको मानचित्र पर फोकस करना है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो डेटा पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ डेटा पे फोकस करना है। मान लीजिए जैसे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो अभी करेंट जीडीपी कितना है, सीआरआर कितना है, बैंक रेट कितना है, रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, या सेंसस देख रहे हैं तो टैक्स रेशियो कितना है, इसको डाटा यानी डाटा पर फोकस करना है, डाटा को आत्मसात करना है, याद करना है, शॉर्ट नोट्स बना के उसका रिवीजन करना है। पहला 6 से 8 कोई एक विषय जो आपको कठिन लगता हो, फिर 1 घंटे का विराम देंगे, जो नाश्ता वगैरह करना है वो कर लेंगे, और 9 से 11 फिर 2 घंटे एक सब्जेक्ट। हम यहाँ मान लेते हैं कि 6 से 8 आप पॉलिटी पर है या हिस्ट्री पर है, कोई एक सब्जेक्ट, देखिए ऑब्लिक के साथ है, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट। 9 से 11 में फिर कोई एक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी पकड़ लीजिए या इकोनॉमी पकड़ लीजिए। उसके बाद 11 से लेकर के आधे घंटे का विश्राम दीजिए। हमेशा याद रखेंगे कि गैप होना चाहिए, घंटा 2 घंटा के बीच, ये जो आप अपने मस्तिष्क को विराम भी देंगे
ठीक है, हर 1 घंटा पे 5 मिनट का विराम दीजिए। लेकिन वो 5 मिनट भाई आप यदि मोबाइल देखने बैठ गए तो फिर आपको पता चला 5 घंटा तक आप मोबाइल देखते रह जाएंगे। और ये एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, एक बार इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए, सफलता आपका कदम चूमेगी। आधे घंटे के विश्राम के बाद 11:30 बजे से 1 बजे के बीच आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ठीक करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, आपके जो बेस है उसको मजबूत बनाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि बीच बीच में ब्रेक भी दीजिए। जैसे एक ज्योग्राफी, एक विषय हिस्ट्री पढ़ लिए, आधे 1 घंटे के ब्रेक के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, फिर आधे 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर एनसीईआरटी शुरू करिए। तो एनसीईआरटी में भी क्लियर कर लीजिए कि कौन सा विषय पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में सारा विषय लेके बैठ गया और एकदम क्लास 6 का पढ़ना है तो क्लास 6 का ही पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दैनिक टाइम टेबल में हम यहाँ पर एक चीज देख लिए कि 6 बजे से 8 बजे जो विषय सबसे कठिन हो, आपको लगता हो, मान लीजिए पॉलिटी किसी को लगता है तो पहले पॉलिटी पढ़ लीजिए। 9 से 11 में आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। 11:30 से 1 के बीच में एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद शाम और रात का समय, ठीक है, 2 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक, ठीक है, का आप देखिए रूटीन बना दिए हैं। 2 से 5:30, 2 से लेके 3:30, 1.5 घंटे तक करेंट अफेयर्स पढ़िए। करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स में 2 चीज पढ़ना है। एक कि जो न्यूज़पेपर है, चाहे वो द हिंदू पढ़िए या फिर जो इंडियन एक्सप्रेस है, ज़्यादातर ये हालांकि ये अंग्रेजी अखबार है तो कई बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये सजेशन नहीं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जो है वो अच्छा होता है। तो आप हिंदी का कोई एक अखबार, चाहे दैनिक जागरण हो या हिंदू हो, लेकिन हम कल के क्लास में ये बताएंगे चैप्टर वाइज, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी भी आपको बताएंगे। फिलहाल करेंट अफेयर्स 2 से लेके 3:30 तक आप करेंट अफेयर्स, और उसमें 2 चीज पढ़ना है, एक तो न्यूज़पेपर और दूसरा मैगजीन। ठीक है, दूसरा मैगजीन, तो ये सोर्सेज में बताएंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर कौन सा मैगजीन। फिर आधे घंटे के विराम पे चले जाइए, 4 से 5:30 के बीच जो है ना, आप एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू ये बहुत जरूरी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आप जो चैप्टर पढ़े, आज के हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, आप उसी चैप्टर का एमसीक्यू लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत लोग कहते हैं कि एमसीक्यू पहले एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाए फिर एमसीक्यू लगाएंगे, एक ही बार पूरा नहीं। मेरा मानना है कि प्रत्येक दिन आप 50 से 100 प्रश्न सॉल्व करिए प्रत्येक दिन, और संडे को फुल रिवीजन और फुल टेस्ट दीजिए। 150 प्रश्न का 2 घंटा का समय निर्धारित करके, फुल टेस्ट का मतलब ये हो गया। तो प्रत्येक दिन ये 4 से 5:30 आप जरूर इस बीच 100 प्रश्न को सॉल्व करिए, 50 से 100 प्रश्न। उसके बाद 5:30 से 6 बजे ये आधा घंटा का समय, जो पूरे दिन आप पढ़े हैं, जो अंडरलाइन किए हैं, उसका रिवीजन करिए। अब कई बच्चा को बोलिए अंडरलाइन करने तो पूरा बुक ही अंडरलाइन कर देता है, तो अंडरलाइन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हाईलाइटेड फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसी को केवल हाईलाइट्स करिए, और बुक से ही रिवीजन कर लीजिए कि ये चैप्टर पढ़े हैं तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, या आप शॉर्ट नोट्स बनाए हैं 1 पेज का, आप एक दिन में अधिकतम
1 से 2 पेज का नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स में जो इंपॉर्टेंट हो और याद नहीं हो उसी फैक्ट्स को आप राइट डाउन कर लेंगे और उसी का निरंतर रिवीजन करेंगे साढ़े 5 से 6 के बीच में। और जो गोल्डन रूल है यही कि 50 से 60 क्वेश्चन पर डे आप जरूर सॉल्व करिए। करंट अफेयर्स में आप एकदम डेली का स्ट्रेटेजी बनाइए। बच्चे को देखते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये बिहार स्पेशल यही पढ़ रहा है। करंट अफेयर क्या एग्जाम के समय कोई एक ले लेंगे, वार्षिकांक और पढ़ने लगेंगे। इससे वो करंट अफेयर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और यही वजह है कि सालों से तैयारी करने वाले बच्चे इस गलती की वजह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स की डेली का स्ट्रेटेजी हो कि प्रतिदिन एक अखबार लीजिए, यहाँ पर अंग्रेजी में द हिंदू ले लीजिए और हिंदी पढ़ना है तो दैनिक जागरण ले लीजिए। मंथली करंट अफेयर्स का एक मैगजीन ले लीजिए और विजन आईएएस या दृष्टि का दोनों में से कोई एक मैगजीन ले लीजिए। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो उनको दृष्टि का मैगजीन आसानी से मिल जाता है। और साथ ही साथ जितने भी मैगजीन्स के अंदर सरकारी जो महत्वपूर्ण योजना है या कोई रिपोर्ट है, किसी संस्था के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, तो उनके डाटा को एकदम राइट डाउन करके लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नोट्स करंट अफेयर्स का डेली का बनाइए। मैगजीन में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हम दृष्टि का मैगजीन लगा देंगे और क्या इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी के टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जरूर उससे जुड़िए। तो दैनिक जागरण ले लीजिए हिंदी मीडियम वाले, दृष्टि का मैगजीन ले लीजिए हिंदी मीडियम वाले, और जितने भी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं और जो महत्वपूर्ण सरकार के द्वारा या विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो रिपोर्ट्स जारी किए जाते हैं उनको जरूर गौर से देखेंगे, ठीक है। और इस पे शॉर्ट नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन भी करिए। शॉर्ट नोट्स बना करके और करंट अफेयर्स का डेली रिवीजन करिए, डेली। और नोट्स का मतलब कि आप 1 से 2 पेज में ही एक दिन का नोट्स, जो भी विषय पढ़ते हैं उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट्स करें, डाटा को लिखें, एकदम जो कीवर्ड्स है उसको लिखें और उसी का रिवीजन करें। अब यहाँ जो स्रोत है, जैसे आपको सिलेबस की जानकारी मिल गई, सिलेबस क्लियर हो गया, परीक्षा का पैटर्न PYQ से क्लियर हो गया, हम रूटीन भी बना दिए कि कब कब क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ पर जो ऑथेंटिक बुक्स है, जो मेन बुक है, तो ये इन बुकों को हम रिकमेंड करते हैं तब जब आप इससे पहले NCERT को जरूर कर लें, NCERT को जरूर कर लें, ठीक है। NCERT के साथ ये रिकमेंडेड बुक है। जैसे राज व्यवस्था पर NCERT के अलावे कोई एक किताब पढ़ना है तो M लक्ष्मीकांत का पढ़ेंगे, और ये PT प्लस मेंस के लिए होगा, ठीक है, PT प्लस मेंस के लिए होगा। मॉडर्न हिस्ट्री पर आप स्पेक्ट्रम का किताब आता है राजीव अहिर, इसके राइटर हैं राजीव अहिर। उस बुक को, केवल एक बुक स्पेक्ट्रम का राजीव अहिर वाला बुक को पढ़ना है, PT का मेंस का तैयारी हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए NCERT के साथ एक एटलस भी ले लेंगे, और एक गाइड बुक जो और सजेस्ट कर देते हैं वो है महेश कुमार बर्नवाल, महेश कुमार बर्नवाल। इसीलिए महेश कुमार बर्नवाल का एक बुक आता है जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी तीनों एक ही किताब में है, उस बुक की बात कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए प्रीलिम्स में बहुत उपयोगी नहीं है संजीव वर्मा या रमेश सिंह
ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये उपयोगी है। तो आप अर्थव्यवस्था के लिए, आप प्रीलिम्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था ले सकते हैं, या फिर दृष्टि का भी अर्थव्यवस्था देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक ले लेंगे। कई बार बच्चों को ये बुक बहुत लेंदी लगने लगता है, समझ में नहीं आते हैं जो बिगनर्स होते हैं, तो इसमें से कोई एक बुक ले लेंगे। और बिहार स्पेशल के लिए केबीसी नैनो का बुक ले लेंगे। इम्तियाज अहमद का भी आता है, तो इम्तियाज अहमद का जो ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें केवल प्रश्न है वो ले लेंगे, और केबीसी नैनो का बुक ले लेंगे। ठीक है, तो केबीसी नैनो, तो यहाँ पर तो उनके लिए है जो बच्चे प्री कम मेंस का साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं। सबका एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 to 12th तक का। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी पर एक किताब एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री पर एक स्पेक्ट्रम का राजीव वहीर का, भूगोल पर एक महेश कुमार बर्नवाल का, और एनसीईआरटी जोड़ते जाए। इकोनॉमिक्स पर एक कोई रमेश सिंह का जरूर ले लीजिए, जो आप कोई चैप्टर है जिस उसको रेफरेंस के तौर पे उस बुक को यूज में ला सकते हैं। अदरवाइज प्रतियोगिता दर्पण या दृष्टि का कोई एक ही लेना है, कोई एक लेना है। और बिहार स्पेशल के लिए केवल एक गाइड बुक केबीसी नैनो का ले लीजिए। प्रीकम मेंस दोनों के लिए उपयोगी है, ये प्रीकम मेंस दोनों के लिए उपयोगी है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, है ना, असली जांच यही होता है। तो मॉक टेस्ट में क्या कई बच्चे गलती करते हैं कि सिलेबस खत्म हो जाएगा तब टेस्ट देना शुरू करेंगे। ये गलती आप मत करिए। ठीक है, सिलेबस खत्म होने का इंतजार नहीं करना है। जो आज आप पढ़े हैं उसी चैप्टर का आप एमसीक्यू लगाएंगे। नंबर 1, रविवार के दिन एक सप्ताह में जो कुछ भी आप पढ़े हैं वहां से 150 प्रश्न फुल मॉक टेस्ट लगा दीजिए प्रत्येक संडे को। ठीक है, और प्रश्न सॉल्व करते समय जैसे आप 150 प्रश्न लगाए या 100 प्रश्न लगाए, तो जब आप आंसर चेक कर लें तो उसमें से जो प्रश्न गलत हुआ है उसका एक मिस्टेक कॉपी जरूर आप बनाइए कि कौन कौन से प्रश्न आपसे गलत हुए हैं और उसका आंसर क्या है। वो प्रश्न, उसका आंसर आप जरूर लिख लें। ठीक है, तो यहां से आपकी तैयारी धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। तो पूरा प्रोसेस क्या है कि भाई पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, एनालिसिस करिए और रिवीजन करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन के बारे में बता दिए हैं कि डेली रूटीन में आप 5 से 5:30 या 6 से 6:30 के बीच आधे घंटे का समय रिवीजन पे देंगे। सिविल सर्विसेज वही बच्चे सफल, इसमें वही बच्चे सफल होते हैं जो सिलेक्टेड बुक उसका बार बार अध्ययन, कई बार अध्ययन और निरंतर उसका रिवीजन करते हैं। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, डेली रिवीजन होना चाहिए, वीकली रिवीजन होना चाहिए, मंथली रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, मंथली रिवीजन होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे सिलेबस पर आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। तो आज रिवीजन करिए, या आज पढ़े उसका कल रिवीजन करिए, फिर 7 दिन बाद रिवीजन करिए, फिर 30 दिन बाद रिवीजन करिए। लेकिन इस रिवीजन में कि एक दिन में जो आप पढ़े उसका रिवीजन आज कर लिए, एक सप्ताह के अंदर जो भी पढ़े उसका रिवीजन, और 30 दिन बाद उसका रिवीजन। लेकिन रिवीजन का मतलब बच्चा रिपीट किताब को पढ़ने लगता है, नहीं। आप जो नोट्स बनाए हैं, जो शॉर्ट्स नोट्स, जो पूरे दिन का आप एक पेज में जो नोट्स बनाते हैं उसका रिवीजन करिए। तो बीपीएससी पीटी में चयन उन्हीं का होता है जो बार बार रिवीजन करते हैं, चाहे वो बीपीएससी पीटी हो या यूपीएससी पीटी हो, निरंतर रिवीजन करने वाले का ही चयन होता है। अब भी जो बच्चे जिनका तैयारी पहले से है, अब एग्जाम आ गया, वो बिगनर्स के लिए एक प्लानिंग था।
ठीक है। लेकिन अभी जो अभी मई जून जुलाई में यदि एग्जाम हो जाता है, ठीक है, संभावित है, तो आप उसी को ध्यान में रख के कम से कम 3 महीने का समय मान के तैयारी करें। तो देख लीजिए, देखिए ये 3 महीने में आप कैसे पढ़ेंगे। पहला और दूसरा महीना जो है वो आप किस पे दें, तो एनसीईआरटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, डेली करंट अफेयर्स, इन सब पर दें। ठीक है, पहला 2 महीना, और इसमें साइंस भी जोड़ लेंगे। ठीक है, साइंस भी जोड़ लेंगे। और जो लास्ट मंथ है, जो एग्जाम वाला मंथ है, उसमें सिर्फ फुल मॉक टेस्ट लगाइए, केवल टेस्ट दीजिए, प्रत्येक दिन 1 2 3 4 टेस्ट लगाइए। जो कमजोर टॉपिक्स है उसका बार बार उसको उसमें थोड़ा सुधार लाइए, उसको पढ़िए, उसका मॉक टेस्ट दीजिए। लेकिन सबसे जरूरी है इंटेंसिव रिवीजन। ये जो आप 2 महीने में पढ़े उसका इंटेंसिव रिवीजन चाहिए, है ना, व्यापक रिवीजन चाहिए। ये तीसरा महीना में मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, इंटेंसिव रिवीजन, और खास करके उन चैप्टरों पे ध्यान देना जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए वहां पर आप वीक हैं। इंपॉर्टेंट प्लस वीक, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है और आपका वीक है तो आप वहीं पे ध्यान देने लगेंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो अभी यही कहेंगे कि ये आज का हमारा स्ट्रेटेजी है। कल कुछ और बात इस पर करेंगे उन बच्चों के लिए जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। ये तो बिगनर्स के लिए है, जो प्री कम मेंस, मेंस पे अभी तो हम ज़्यादा बोले नहीं, मेंस का स्ट्रेटेजी अलग से डिस्कस करेंगे, ये केवल प्रीलिम्स के लिए है। और कल उन बच्चों के लिए एक स्ट्रेटेजी होगा जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, फिर भी परिणाम उनके अनुकूल नहीं है। तो इस बार वो इस अवसर को हाथ से न जाने दें, एक विशेष रणनीति के साथ, योजनागत तरीके से और अनुशासन के साथ उनको क्या करना चाहिए, इस पे कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।